जय हिंद दोस्तों। आज हम 19 नवंबर 2024 विजन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं। ये प्रीलिम्स बेस्ड, जिसका आंसर थे बी डी बी, और ये अपना मेंस का आंसर है। और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये वाला मेंस का क्वेश्चन होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और आप अपना आंसर टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च कर दिया है इनिशिएटिव वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि वो हर रोज एक माइक्रोब्स का या फिर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके जीनोम को स्टडी करेंगे और उसका डेटा पब्लिक करेंगे, यानी पब्लिक को भी उसका डेटा पता चल जाए। ओके, अब ये जीनोम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है, वायरस बैक्टीरिया जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। और इसके जीनोम को स्टडी करने वाले हैं। जीनोम क्या होता है भाई? तो भाई आपको पता है हम सब बने हैं वो जीन्स से बने हैं, ठीक है। हमारे अंदर डीएनए रहता है, जीन्स रहते हैं, और उस पूरे के पूरे जीन्स को मिला दो तो बन जाता है आपका जीनोम। प्रॉपरली समझा देता हूँ, समझ लीजिए कि हमारे बहुत सारे जीन्स है, ठीक है। ये हमारा डीएनए समझ लीजिए। इसमें कोडेड एरिया भी होता है और नॉन कोडेड एरियाज भी होता है। मतलब कि ऐसे ऐसे ये जो डीएनए है हमारा, ठीक है, इसमें कोडेड एरिया रहता है। कोड कैसे होगा? ATCG, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ऐसे सब कोड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कोडेड एरिया रहता है ना, इस कोडेड एरिया को हम बोलते हैं अपना जीन्स। इसी जीन्स से हमारा सब कुछ डिटरमाइंड होता है, जैसे कि हमारा आई का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है हमारे जीन्स। और जीन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने सुना ही होगा, राइट। अभी समझ लीजिए कि ये नॉन कोडेड एरिया, कोडेड एरिया एज वेल एज नॉन कोडेड एरिया, जितने भी हमारे डीएनए हैं, जितने भी हमारे जीन्स हैं, सबको आप मिला दो तो आपका बन जाएगा जीनोम। ओके, तो बस ऐसा समझ लीजिए कि जीनोम जो है वो बड़ी टर्म है और जीन जो है वो छोटी टर्म है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये बड़ा है जीनोम और इसके अंदर जो आता है वो है जीन। इट जस्ट लाइक जीनोम जो है वो पूरी लाइब्रेरी है और जीन जो है उसके अंदर पड़ी हुई एक बुक। वैसे ही जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, तो जीनोम की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स। ओके, और यहाँ पे हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? जीनोम की स्टडी करने वाले हैं, मतलब जीनोमिक्स करने वाले हैं। अभी देखो इस जीनोमिक्स में हम करेंगे क्या? इसमें हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे या फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे। मतलब क्या है कि जो कोड बना हुआ है ना, ये ATCG, उसका सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले कितनी बार ए आता है, टी कब आता है, ये सब उसके पूरे कोड को देखना। दैट्स इट। कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना हुआ है, उसका कोड क्या है, उस सबको आइडेंटिफाई करना, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग, कि उस कोड का सीक्वेंस क्या है। दैट्स इट। और इस कोड में क्या क्या रहता है? तो भाई ए मतलब एडिनाइन, सी मतलब साइटोसाइन, जी मतलब ग्यूनाइन, टी मतलब थाइमाइन। और अगर वो आरएनए है, डीएनए के अंदर तो यही होता है ATCG। अगर आरएनए है तो वो बदल जाएगा हल्का सा, टी के बदले आपका आ जाएगा यूरेसिल। ओके, मतलब वो क्या बन जाएगा? AUCG। अभी आप बोलोगे ऐसा सब करने का फायदा क्या है? तो आप खुद सोचो कि आपको अगर आपका कोड पता चल जाए कि आप कौन से कोड के थ्रू बने हुए हैं, मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये ब्लू आइज का कोड होता है ना, वो ये होता है। वैसे ही अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कोडिंग को देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है? कि भाई डिजीज डिटेक्शन हो जाएगा, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस बैक्टीरिया है, उसका कोड को हमने पता कर लिया तो हमें पता चल जाए ना कि हाँ भाई इस वायरस के अंदर ये वाला कोड है जिससे एट XYZ बीमारी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बैक्टीरिया का लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, अभी बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर वही अगर हम टाइफाइड का ले लें, टाइफाइड, तो उसका होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अभी ये जो बैक्टीरियाज बने उनके कोड अलग अलग होंगे ना। एग्जाम अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि टीबी का जो कोड बना हुआ है ना, उसका बना हुआ है AUGCCT। तो हमें पता चलेगा कि जिसमें भी भाई ये वाला कोड हो ना, उसमें पॉसिबल है कि टीबी की बीमारी हो सकती है। तो अगर हम सारे के सारे बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंसिंग कर दे रहे हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि किसी के अंदर भी ये कोड पता चलता है तो भाई ठहर जाओ, आपको हो सकता है कि उससे कोई बीमारी हो। अब क्या हम इसको यूज कर रहे हैं? यस, हम यूज भी करते हैं। आपने थैलेसीमिया सुना होगा। थैलेसीमिया का टेस्ट होता है शादी से पहले।
कि भाई अगर हस्बैंड को थैलेसीमिया है और वाइफ को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों को अगर थैलेसीमिया है ना, तो उसका जो बेटा या बेटी होगी वो उसको सीवियर थैलेसीमिया हो जाएगा। और उसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली आपको अपना ब्लड बदलना पड़ता है। अब ये थैलेसीमिया दोनों का है या नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ को आइडेंटिफाई कैसे होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से आइडेंटिफाई होता है। तो इसका मतलब कि क्या, कि जीनोम सीक्वेंसिंग हमें बीमारी को पता करने में काम आती है, फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, फार्माकोजेनोमिक्स में काम आएगा, मतलब कि कोई दवाई कितनी इफेक्टिव हो सकती है उसको आप काम आएगा। फिर मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग में काम आएगा, आप एक्सप्लोर कर पाओगे कि मल्टीपल स्पीशीज जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरमेंट के अंदर, वो किस तरीके से काम करती है, एसेट्रा। फिर एग्रीकल्चर के अंदर, इससे तो भाई पीवाईक्यू भी पूछा गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ पीवाईक्यू, ठीक है। मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट ठीक है, मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। एग्रीकल्चर के अंदर क्या हमें पता चल जा सकता है, तो जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी माइक्रोब्स है, उसमें कौन से जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस है, ड्रॉट टॉलरेंस है, या फिर कौन सी नई वेराइटी के क्रॉप हैं वो जल्दी उग जाएंगे, कम टाइम लेंगे, या फिर हम डेसिफर कर पाएंगे कोई पैथोजेंस के, और उसके साथ क्रॉप के रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, मतलब कोई माइक्रोब है वो इस क्रॉप के ऊपर अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फिर माइक्रोबियल सीक्वेंसिंग में भी काम आ सकता है, जैसे कि बायोफ्यूल, कोई माइक्रोब्स हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। फिर कोई डायग्नोस्टिक टूल बनाना, वैक्सीन बनाना, एनवायरनमेंट क्लीन करना, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। हमने थोड़े टाइम पहले ही सुना था कि कोई बैक्टीरिया में मिला है जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक को खा जाता है। तो अगर हमें ऐसा पता चल जाता है कि इसका कोड क्या है, वो माइक्रो प्लास्टिक को खाने वाला बैक्टीरिया का आपको कोड पता चल जाए, और फिर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उस बैक्टीरिया फिर उस वायरस के अंदर वैसा कोड इंक्लूड कर पाओ, उसका मतलब क्या है कि आप वैसे बैक्टीरिया बना पाओगे जो प्लास्टिक को खा जाएंगे। उसका इन शॉर्ट फायदा क्या होगा, आप खुद अपनी अर्थ को साफ कर लोगे। ओके, आप समझ गए जीनोम सीक्वेंसिंग के फायदे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और उसको कैसे हम फायदे में ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस अभी के लिए क्या क्या है हमारे पास, तो भाई एनवायरनमेंट में काम आता है, जैसे कि एल्गी, एल्गी का काम आपको बहुत सारा पता है, ठीक है। सनलाइट में, ऑक्सीजन में, बहुत सारी जगह काम आता है। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर मेंटल हेल्थ, डाइजेशन, इम्यूनिटी में काम आ जाएगा। हाउस होल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि हम कोई फ्लेवर फूड्स या बेवरेजेस बनाते हैं, उसके अंदर हमें काम आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर वह इंडस्ट्री के अंदर बेकर ईस्ट का यूज करता है, ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है। फिर अदर्स में बायोफ्यूल प्रोडक्शन में ईस्ट काम आता है, सीवेज ट्रीटमेंट में आता है, एसेट्रा, ठीक है। तो ऑलरेडी माइक्रोब्स को हम बहुत जगह पे यूज कर ही रहे हैं, और आगे भी हम करने वाले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगा तो हम और अच्छे से यूज कर पाएंगे। आपको याद क्या रखना है, वन डे वन जीनोम, लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और हाँ, ये किसके कोलाब्रेशन के साथ है, तो ब्रिक के कोलाब्रेशन के साथ, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ठीक है, ब्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक ही न्यूज बड़ी थी, बाकी कोई में खास दम नहीं है। फिर भाई जेदा कमेटी की रिपोर्ट आई है एएमआर के चलते, कि एएमआर को आप कैसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले एएमआर क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हमने बहुत बार इसकी बात की है, फिर से कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो हमने ऊपर देखा, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, वो एक बार आपके अगर बॉडी के अंदर घुस गए तो उसके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता है। वही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों होगा, कि आपको ना डॉक्टर कोई दवाई का कोर्स बोलते हैं कि ये भाई 10 दिनों के लिए आपको लेनी है, और आप वो 3 दिन में ही बंद कर देते हो कि भाई अभी मैं तो ठीक हो गया हूँ, अभी जरूरत नहीं है। उसका होता क्या है, तो कई बार आपके अंदर बैक्टीरिया जो होता है ना, वो मरा होता नहीं है, वो सिर्फ कमजोर हो गया होता है, और आपको लगता है कि हाँ भाई अभी मैं ठीक हूँ। ऐसा आप लगातार कंटिन्यूअसली करते जाओगे ना, तो जो बैक्टीरिया ना, वो जो दवाई आप ले रहे हो उसको चेक कर लेगा, वो भांप लेगा कि अच्छा ये दवाई ऐसे काम करती है, मतलब कि अगर ये दवाई आती है उसको लेफ्ट हैंड में मारूंगा तो ये दवाई खत्म हो जाएगी। तो इसी के चलते जो बैक्टीरिया है वो अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड कर लेगा अपने आप को, और वो डेवलप हो जाएगा एएमआर में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। फिर वो दवाई आप कितनी भी ले लो, उसका कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे कोई बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, उनको ऐसा बोला जाता है कि भाई इनके ऊपर तो कोई दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सालों साल उन्होंने यही दवाइयां ली होती है, तो आपको असर नहीं होगा उस दवाई का। इन शॉर्ट, दवाइयाँ का असर ना होना माइक्रोब्स के ऊपर, उसका मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये जो जेदा की कमिटमेंट्स आई, उसमें क्या क्या बोला है, तो सबसे पहले हमें वन हेल्थ एएमआर के ऊपर फोकस करना है, वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस करना है। वन हेल्थ अप्रोच मतलब क्या,
तो ह्यूमंस की, एनवायरनमेंट की, जो एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, सबकी एक साथ हेल्थ को देखना, वो है वन हेल्थ अप्रोच। फिर हमें इंडिपेंडेंट पैनल बिठानी है फॉर एविडेंस ऑफ एक्शन अगेंस्ट एएमआर, कि आप कैसे काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं। फिर नेशनल एएमआर कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म बनाना है, सारी कंट्रीज अपना अपना बनाए और उसके ऊपर काम करे। फिर ग्लोबल डेटा शेयरिंग करनी है थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक ग्लास, एमआर, एएमसी, एनीम्यूज, इनफार्म, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ग्लोबल इनिशिएटिव में। तो भाई अगर कोई एक कंट्री है वो अच्छा कुछ डेटा शेयर क्या डेवलप की है, तो एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। फिर अदर करना है हमें कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन की गाइडलाइंस को, जो कि अलग अलग चीजों की क्वालिटीज को मैनेज करती है। अलग अलग चीजों में भाई आपका वो एफएमसीजी सेक्टर में आ गया कि हल्दी, मिर्च, ऐसा सबको वो देखती है। फिर हमें सपोर्ट करना है क्वाड्री ट्राइपाइट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि फाओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूओएच एंड यूएनईपी, टू अचीव 2030 goals of UNGA political declaration on AMR antimicrobial resistance। ये जो जेदा कमिटमेंट्स है ना, ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। नॉ नॉन लीगली बाइंडिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो या ना करो, बट हाँ आपको ये काम कहाँ पे आ जाएगा, एएमआर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उधर ये यूज कर सकते हो। इनिशिएटिव क्या है कॉम्बैक्ट एएमआर, तो भाई ग्लास इनिशिएटिव, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, फिर रिएक्ट एक्शन ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फिर ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये सब ठीक है। इंडिया लेवल पे क्या है वो आपको याद रखना है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट, फिर रेड लाइन कैंपेन और नेशनल एएमआर सर्वेलेंस नेटवर्क ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज लैब्स। मेनली ये दो याद रख लीजिए, इतना काफी होगा, ठीक है, रेड लाइन कैंपेन और नेशनल प्रोग्राम और एएमआर कंटेनमेंट। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर कि भाई ये कितना जरूरी है और क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है उसी को देख लेते हैं। तो देखो नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कोस्ट को गार्ड करना है, हमारी जो कोस्ट होती है वाटर की कोस्ट, उसको गार्ड करना है। ये किसके थ्रू बना है, तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू बना हुआ है। मेन फोकस क्या है इसका, तो हमारी 11,000 किलोमीटर की जितनी कोस्ट लाइन है उसमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। और फंक्शंस में देखें तो भाई प्रिजर्व करना है मरीन एनवायरमेंट्स को, पॉल्यूशन को, स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकना है और मैरीटाइम लॉज को इन्फोर्स करवाना है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ओके, अभी इसके कंसर्न्स क्या क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ कोस्ट, कि कोस्ट गार्ड क्यों जरूरी हो, क्योंकि कोस्ट में ना बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे कि सबसे पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है। 2008 का मुंबई अटैक कैसे हुआ था, वो पानी के थ्रू ही आ गए थे, कोस्ट के थ्रू, और फिर हो गया। फिर मैरीटाइम ट्रैफिकिंग होती है, जैसे कि ड्रग्स की, लग्जरी आइटम्स की, गोल्ड की, बहुत सारी जगह, ठीक है, आपको हमने ये सब चीजें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई ट्रैफिकिंग होती है। फिर कोस्ट के ऊपर हमारी मेन इंडस्ट्रीज भी होती है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, क्रिटिकल ऑयल एंड गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगी, हमारे 13 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो भी इसी कोस्ट लाइन के ऊपर ही है, तो ये सब होता है, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ डैमेज स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन, जैसे कि हमारी नेवल कमांड्स, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, पोर्ट ब्लेयर की नेवल कमांड्स। फिर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे कि तारापुर, कुंदनकुल्लम, कलपक्कम, ये सब कोस्ट लाइन के पास है। और अदर चैलेंजेस में भाई इलीगल फिशिंग है, मेरीन पॉल्यूशन, वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, ये सब कोस्ट पे ही होता है। इसीलिए कोस्ट गार्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर कोस्ट गार्ड होगी तो ये सबको टैकल कर सकती है। चलिए स्टेप्स क्या क्या है कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ऑलरेडी हम लेके आए हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव, तो नेशनल कमिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, एंड सेकेंडली नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस फॉर इनहेंस सर्वेलेंस। फिर वही मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में हमने कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क बनाए हुए हैं विद रडार सेंसर्स, और हमने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स भी बनाए हुए हैं। ये सब नॉर्मल बात है, कुछ खास काम की नहीं है। प्रोसीजरल इनिशिएटिव में देखें तो सागर इनिशिएटिव है, सी विजुअल एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है, ये एक्चुअली काम आती है, ठीक है। चलिए काफी था इतना ही, आप सब ये इस चीज को जानते हो तो ज्यादा समझाने का कोई नीड है नहीं। फिर भी जो COP29 की मीटिंग हो रही है, वहां पे इंडिया ने बात की है जस्ट ट्रांजिशन की और क्लाइमेट जस्टिस की। दोनों वर्ड याद रख लेना, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है, तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, कि भाई फॉसिल फ्यूल वाली इकोनॉमी से सबको कार्बन हटाने वाले बनने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जाना है, उसी को जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। और जस्ट ट्रांजिशन में हम बोल क्या रहे हैं कि भाई नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड,
इन द पुश फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लो कार्बन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। मतलब कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सब एक साथ जाएंगे। जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की, कि सस्टेनेबल बनना एनवायरमेंटली, तो उसमें कोई पीछे नहीं रह जाना चाहिए, दैट्स इट। इसी को बोल रहे हैं हम जस्ट ट्रांजिशन। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस की और इक्विटेबल एक्शंस की। ग्रेट। नीड क्यों है भाई जस्ट ट्रांजिशन की? तो सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फिर ग्लोबल कमिटमेंट सब देशों ने अपने अपने एनडीसीज दिए हैं, और हमारी हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमारे एनडीसीज हैं एज वेल एज पंचामृत हमने प्लेज ली है। अभी ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, पंचामृत प्लेज क्या है, हमने क्या लिया है इसके अंदर, कौन सी प्लेज ली है। फिर एनवायरमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे कि हमें रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट्स को, इसीलिए जस्ट ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, नीड है। चैलेंज क्या क्या है इसके अंदर? तो भाई जस्ट ट्रांजिशन करना है तो उसकी डेफिनेटली कॉस्ट तो होगी ना। आप अचानक से फॉसिल फ्यूल कर्म के रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ोगे तो कुछ आपको भुगतना पड़ेगा, और ऊपर से किसी को पता भी नहीं है कि कितनी कॉस्ट लगती है। तो भाई डिटरमाइनिंग कॉस्ट इज आल्सो हार्ड, एंड आल्सो वी डू नॉट हैव एम्पिरिकल एविडेंसेस ऑफ इट कि कितना ज्यादा जाता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज है, कि कोई भी कंपनी है जिसने कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी बना दी है, तो क्या वो हर एक कंट्री को देना चाहती है? बिल्कुल नहीं देना चाहती है। उसमें उसका लगता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अपना कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये भी एक इशू है कि कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी बन तो रही है बट वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। फिर एथिकल डिलेमास है, जैसे कि इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एंड भाई अदर्स इश्यूज में हम देखें तो भाई डोमेस्टिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और साथ ही साथ हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज भी है। ओके, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आपको ये सब पता है और बेसिक है कि हाँ भाई ये सब तो होता है। वे हेड क्या है भाई? तो सबसे पहले तो हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए कि भाई सबको मिलना चाहिए। फिर इक्विटेबल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए, स्पेशली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। फिर हमें स्ट्रेंथन करना है अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन, और एट लास्ट हमें सेटअप करना है नेशनल जस्ट ट्रांजिशन बॉडी, जो कि स्पेशली जस्ट ट्रांजिशन को ही मॉनिटर करेगी। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई न्यू है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको जिसका कुछ पता नहीं है, और उसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया के अंदर, तो उधर लिख दीजिए हमें ये बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, तो आपका मस्त पॉइंट हो जाएगा। और एक पॉइंट एग्जाम में होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उधर आपको 7 मिनट में इतने सारे पॉइंट याद नहीं आएंगे, तो ऐसे सब पॉइंट होंगे ना वो आपको एज दे देंगे। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं इंडिया ने इसके लिए? तो सबसे पहले हम पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। इसके अंदर क्या होता है, तो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है कि आप इतना एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, या फिर इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सारी कुछ कुछ क्राइटेरियाज को आप मैच कर रहे हो ना, तो आपको इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, यही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। फिर हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेके आए हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? जो नॉर्मल बॉन्ड ही है, बट ग्रीन इसलिए कि ये एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, तो ये ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड आपको पता है। फिर नेशनल ग्रीन एनर्जी फंड, तो ये क्या करता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है जो एनवायरमेंटली अच्छा है, क्लीन एनर्जी की ओर बात करता है, उसमें हम फंडिंग देते हैं। और ये फंडिंग का पैसा हम लाते कहाँ से है? तो कोल के ऊपर हम सेस लगाते हैं और उसका पैसा हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो बढ़िया बात है। फिर हमने लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जो फैसिलिटेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी पावर थ्रू एक्सचेंजेस। अपना एक्सचेंजेस मतलब जिधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक्सचेंज है, ठीक है। डन है। मेनली आपको क्या याद रखना पड़ता है एक्चुअली में? इनिशिएटिव याद रखने पड़ते हैं, बाकी ये नीड, चैलेंजेस, ये सब बेसिक होता है। अभी आप अगर जस्ट कोई क्लाइमेट का आंसर लिख रहे हो तो जस्ट ट्रांजिशन को भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ओके, और स्पेशली क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये मेंशन किया है COP29 में, इसलिए। और हाँ भाई, ये COP29 मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो UNFCCC की, UNF यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है? तो अजरबैजान, बाकू के अंदर। हमने वैसे 10 बार देखा है बट फिर भी, बाकू, अजरबैजान। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये हमारा 56 टाइगर रिजर्व हो गया है इंडिया का। कहाँ पे पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। ग्रेट। अभी ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, इससे पहले ऑलरेडी 3 थे, इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानकमर। अभी भाई कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व बनता कैसे है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। मैं नीचे बता देता हूँ यार मैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो सबसे पहले ना स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, SG लिख रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, वो वही एरिया की रिक्वेस्ट करती है NTCA को
कि भाई ये जो हमारा एरिया ना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को किस एरियाज को टाइगर रिजर्व घोषित कर दीजिए। फिर एनटीसीए क्या करेगा, एनटीसीए एग्जामाइन करेगा कि हाँ भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो एग्जामाइन करके बताता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को। फिर वो वही रेकमेंड करेगी एनटीसीए की हाँ भाई कर दीजिए ठीक है। उसका काम होगा रिकमेंडेशन करना। किसको रिकमेंड करेंगे ये बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ भाई आपका जो एरिया है ना वो टाइगर रिजर्व आप बना दीजिए, वो ठीक रहेगा। और ये आखिर में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगी, उस एरिया को डिक्लेयर कर देगी एज टाइगर रिजर्व। डिक्लेयर कर देना मतलब कि नोटिफाई कर देना, ठीक है। तो भाई शुरू तुझसे ही शुरू तुझसे ही खत्म, स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट पे ही खत्म हो गया, डन है। बीच में मेन अथॉरिटी कौन सी आई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वो सारे क्राइटेरियाज को मैच की कि भाई ये एरिया का टाइगर रिजर्व हो सकता है नहीं हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये बना। ओके, ये जो एनटीसी है वो कौन से एक्ट के थ्रू बनी हुई है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके चलिए अभी वरी ऊपर देखते हैं। ये डन हो गया, गुरु घसीदास हो गया चौथा। तीन हमने देख लिया, टाइगर रिजर्व नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और किसकी एडवाइस के थ्रू, तो एनटीसीए की एडवाइस के थ्रू। ओके, ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा है नागार्जुन श्रीशैलम, फिर है मानस, और ये हो जाएगा तीसरा। अब ना ये जो टाइगर रिजर्व होता है ना उसमें भी दो एरियाज होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बड़ा एरिया होता है वो पेरीफेरी और बफर एरिया हो सकता है, और बीच का एरिया होता है वो कोर एरिया होता है। आप खुद समझ लीजिए, कोर है वो ज्यादा फ्रेजाइल होती है, तो कोर के अंदर जो राइट्स हैं वो कम मिलेंगे। तो जो कोर एरियाज है ना वो यूजुअली कोई उसके अंदर नहीं जा सकता है, मतलब जनरल नहीं जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्री में हो तो चलो कोर एरिया में घूम रही है, नहीं वो नहीं हो सकता है। बट हाँ इस एरियाज में भी शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं ना उनको अपने राइट मिल जाते हैं एज पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये कोर एरिया हो गया, यहाँ सबको राइट नहीं है बट कुछ कुछ लोगों को राइट है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब। दूसरा हो गया पेरीफेरी एरिया। पेरीफेरी एरिया क्या है, तो ये यूजुअली यहाँ पे लोग घूम सकते हैं, उसको लोकल जो पीपल रह रहे हैं उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। और इसको कौन डिटरमाइन करेगा, तो इसको डिटरमाइन करेगा ग्राम सभा। ओके, तो वही कोर एरियाज में शेड्यूल ट्राइब्स को राइट मिलते हैं अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2060 सॉरी 2006। और बफर और पेरीफेरी में लोकल्स को मिल सकते हैं एज डिटरमाइंड बाय ग्राम सभा। ओके, टाइगर रिजर्व के अंदर दो एरिया है, क्रिटिकल कोर या फिर बफर और पेरीफेरी। ओके, आगे देख लेते हैं ये गुरु घसीदास की लोकेशन कैसी है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू के आसपास पड़ता है। यहाँ पे लियोपर्ड, हाइनास, जैकल, वुल्फ, स्लॉथ बियर सब पड़ते हैं। रिवर्स का हम देख ले तो हसदेव, हसदेव गोपद और बारंगा रिवर यहाँ से निकलती है। और लैंडस्केप्स की हम बात करें तो ये भाई सब इंपॉर्टेंट जगहों के बीच में पड़ता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, फिर एमपी का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और एट लास्ट झारखंड का पलमाऊ टाइगर रिजर्व। मतलब ये सबको ना जोड़ देगा एक साथ, जो कि कायदे से इन्विसाइज भी किया गया है एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, कि जितने भी टाइगर रिजर्व उन सबको जोड़ के रखो ताकि सबका एरिया ऐसा एक जैसा रहे, जो भी प्राणी उधर घूम रहे हैं उनको अच्छा लगे। लैंडस्केप क्या क्या है, अप्रोचेस ऑफ टू कंजर्वेशन टाइगर कंजर्वेशन। तो भाई जो भी आपका एरियाज है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ताकि पॉपुलेशन जो है वो भी कनेक्टेड रह पाए, ठीक है। इसलिए इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो रिफर होती है एज मेटा पॉपुलेशन। अगर आपने ऑलरेडी वो सब एरियाज जोड़ के रखे हैं तभी तो वो बन पाएगा मेटा पॉपुलेशन, बाकी कैसे बन पाएगा, ठीक है। उनको ईजी रहता है घूमने फिरने में क्योंकि बड़ी जगह मिल जाती है। ओके चलो डन है। अभी देखो ये न्यूज में था तो हम अगेन टाइगर रिजर्व सारे के सारे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से हैं अभी के लिए, तो भाई गुरु घसीदास, ये 56 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 56 है गुरु घसीदास और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व। फिर आपका हो गया अचानकमल टाइगर रिजर्व, फिर है उदंती टाइगर रिजर्व, और फिर है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये उदंती सीता नदी ये भी पूरा लिख लीजिए। मैंने तो क्या है अपनी सिर्फ याद करने के लिए आधा अधूरा लिखा हुआ है। ये भाई 56 हो गया। तो इससे पहले वाला कौन सा था, इससे पहले वाला था राजस्थान के अंदर धौलपुर करौली। दूसरे राजस्थान के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो धौलपुर करौली एक हो गया, फिर है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, फिर है रामधार विषधारी टाइगर रिजर्व, फिर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागार्जुन श्रीशैलम, और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर। ओके डन है। अभी देखो इसके आजू बाजू का भी हम चलो कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ का तो आप चार देख ही लिए, ठीक है। उसके बाजू में ही पड़ता है ओडिशा, ओडिशा के तो दो ही है, सिंपलीपल और सतकोसिया। ये सतकोसिया है, ओके। और अभी छत्तीसगढ़ की बाजू वाला झारखंड देख लेते हैं तो झारखंड अंदर पलमाऊ टाइगर रिजर्व, और बिहार का देख ले तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
और अभी भाई 2 ही बच रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो भी देख लो। तो एक है बक्सा और वो है सुंदर। तो भाई आज हमारे कितने हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा एरिया हमने आज देख लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो हमने सारे ही देख लिए मुझे लगता है, एक एक करके। इस वाला एरिया था वो भी आज देख लिया। बाकी कौन सा रह रहा है, बाकी ना ये उत्तर प्रदेश वाला कभी भी हम नहीं देख पाए, यूके वाला नहीं देख पाए, वो भी फिर कभी देख लेंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से याद कर लेना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। फिर भाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया है, उसमें उन्होंने बोला है कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत अच्छा रहा है, वो बड़ा है। दैट्स इट, यही बात है। ओके, देख लेते हैं क्या। सबसे पहले तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज कौन करता है, तो मॉस्पी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2017-18। तो वे रिपोर्ट क्या आई है, तो 2017-18 से लेकर 23-24 में कितना पार्टिसिपेशन में फर्क आया है। सबसे पहले वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वुमेन का ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 22% था, वो अभी 40% जितना हो गया है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 41% जितना हो गया है फ्रॉम 23। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया है, पहले 5.6 था, अब ये 3.2 हो गया है। और फिर एट लास्ट रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है 23% में। 17-18 की हम बात करें तो ये 25 के आसपास था, और ये अभी ये 48 के आसपास है। मेनली आपको जो न्यू डेटा है ना वही याद रखना है, ठीक है। ओके, अपवर्ड ट्रेंड हमें एजुकेशन में भी देखने को मिला है, एजुकेशन अच्छा होता जा रहा है, अराउंड 40% पोस्ट ग्रेजुएट और उसके अबाव पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अर्निंग की बात करें तो ग्रोथ भी, उधर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। उसका एग्जांपल मैं बता दूं तो भाई मुद्रा योजना के अंदर जितनी भी बेनिफिशियरीज है ना, उसमें से सबसे ज्यादा वुमेन्स है। अभी मुझे परसेंटेज तो याद नहीं है, बट अच्छा खासा परसेंटेज है। फिर भी देखो, बैरियर्स है वुमन के पास, कौन कौन से बैरियर है, तो सबसे पहला सोशल बैरियर है कि उनको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है एक साथ, एक तो घर भी संभालना है, दूसरा ऑफिस भी समझाना है। फिर फर्टिलिटी रेट्स में दिक्कत है, एज ऑफ मैरिज में, ये सब आपको पता है। इकोनॉमिक में देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी उनके पास बहुत कम है, ऊपर से हाउस होल्ड की जो इनकम का पार्टिसिपेशन है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। एजुकेशन में कंटिन्यू है कि वो हायर क्वालिफिकेशन पे फोकस करना पड़ता है, और इवन वो कर भी नहीं पाता है, इसीलिए हायर एजुकेशन में उन्हें ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं वुमेन्स के। फिर भाई पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वुमन का हर एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर अलग से होता है नहीं। कोई एक कॉमन ही टॉयलेट बाथरूम बना दिया, आप सोचो वुमन को फिर उधर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। रूरल रेसिडेंस, इनएडिक्वेट केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि क्रैच फैसिलिटीज हर जगह पे नहीं होती है। मैंडेटरी है कि 20 से ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट की नंबर्स हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि क्रैच फैसिलिटीज बनानी, पर क्या बनती है, नहीं बनती है। इवन ओश पोश एक्ट है, वो भी मैंडेटरी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बट वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला लेजिस्लेटिव एक्शन है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें हम 24 वीक्स तक की छुट्टी देते हैं, पेड लीव देते हैं। और फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, मतलब कि इक्वल पे देंगे, दैट्स इट। फिर और हम स्कीम्स क्या क्या लेके आए हैं पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। स्किल इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल लिवलीहुड मिशन, ये नेशनल रूरल एज वेल एज अर्बन लिवलीहुड मिशन दोनों काम करता है। और ये उसका पूरा नाम क्या है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। फिर आप लिखिए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। अभी इंडिकेटर्स में हमने जो देखा, ये वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है कि टोटल कितने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन है इन कंपेयर टू अवर पॉपुलेशन, तो कितने एक्चुअली काम में है। फिर लेबर फोर्स में देखें तो इसमें हम देखेंगे कितने परसेंट लेबर फोर्स के अंदर है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन। और लेबर फोर्स में कौन आ जाते हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं ना, वो भी लेबर फोर्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। और एट लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, आपको पता है कि पॉपुलेशन लेबर फोर्स सबसे पहले देखिए कि कितने अपने पर्सन लेबर फोर्स में है, कौन काम करना चाहते हैं और फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। गलती क्या नहीं करनी है इसमें, आप बस वो नहीं देख लेना कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं, नहीं नहीं देखते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि लेबर फोर्स में कितने काम करना चाहते हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को और बूढ़े बूढ़े को तो नहीं देख सकते हो ना कि वो लेबर फोर्स में थे, वो तो थे ही नहीं कभी भी, तो वो अनएम्प्लॉयड है भी नहीं। ओके, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहला है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको हम डीपली कवर करते हैं थोड़ा। न्यूज में क्यों था, रिसेंटली सीनियर आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति अपॉइंट होने वाले हैं नए सीजीआई, इसलिए न्यूज में था, आप देख लेना ध्यान से, बोल्ड एंड इटैलिक, सीनियर आईएएस ऑफिसर।
सीएजी का भी रोल देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 148 जिसमें उसको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट अंडर वारंट हैंड इन हिज हैंड एंड सील। उसकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशन है वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है, ना ही स्टेट में ना ही सेंटर में। फिर 49 में इसकी ड्यूटीज और पावर दिए गए हैं, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। और 151 में सीएजी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू द प्रेसिडेंट, जो कि फिर हाउस और पार्लियामेंट के सामने उसको रखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कौन सी चीजें दे रखी है, मतलब कि एक्ट के अंदर, तो सीएजी ऑफ इंडिया एक्ट 1971 के अंदर बोला गया है कि उनका जो टेन्यूर है वो 6 साल तक का हो सकता है या फिर टिल 65 ईयर्स जितना हो सकता है, जो भी जल्दी हो। फिर जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हो ना, उसी तरीके से आप इनको भी रिमूव करोगे। ओके, डन है। अभी आपका होमवर्क क्या है, एक्चुअली आपको ये करना है ऑनेस्टली, आज ना सीएजी पूरा का पूरा पढ़ लेना आप लक्ष्मीकांत से, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे ये वाला क्वेश्चन का। ये 2018 का पीवाईक्यू और एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सीएजी आ रहा है ना तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, पूरा का पूरा आंसर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, इसमें सिर्फ आपको लिखना क्या है कि इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है और दूसरा इसके पावर्स क्या क्या होता है, दैट्स इट। चलिए अभी आगे देखते हैं शॉर्ट न्यूज में। सीएजी हमने पूरा देख लिया, याद क्या क्या रखोगे आप कि भाई इसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसकी सर्विस कंडीशन और पगार को कौन डिसाइड करते हैं, तो भाई पार्लियामेंट, ड्यूटीज और पावर को पार्लियामेंट, और इनको रिमूव कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। तो भाई अपॉइंट होना और रिमूव होना दोनों प्रेसिडेंट में, साथ ही साथ रिपोर्ट लेना भी प्रेसिडेंट में है। बाकी सब कुछ आएगा ना, सैलरी, पेंशन या फिर ड्यूटी, पावर, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर आगे है बायो लीचिंग, नाम में देख लो 2 वर्ड है, एक तो है लीचिंग और दूसरा बायो। तो ऐसी कोई भी मेथड जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए कोई मिनरल या फिर वेस्ट मटेरियल में से कोई मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा बायो लीचिंग, दैट्स इट। अभी इसमें हम किस किस का यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो आप भाई फंजाई का यूज कर लीजिए, कोई बैक्टीरिया का यूज कर लीजिए, ये हो सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली माइनर्स ने एक्सट्रैक्ट किया था गोल्ड्स और अदर मेटल्स फ्रॉम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग बायोलीचिंग। आप सोचिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, कि जो ई वेस्ट हमारा हो गया है और उस ई वेस्ट में हम बायोलीचिंग करके जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनको निकाल ले रहे हैं, इट इज गुड थिंग। ध्यान दीजिए, याद रखना, ठीक है, बायोलीचिंग क्या होता है। फिर है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो देखो जैसे नाम बता रहा है, इसका मेन फोकस क्या है, रिकवरी का फोकस है। तो किसी ने इंडिविजुअल ने या फिर कोई फर्म ने लोन ली हुई थी और वो लोन चुका नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, तो वही है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ओके, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मेन फोकस क्या होता है कि आपके पैसे को रिकवर करके देना। देख लीजिए, एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। ये किसके अंदर काम करती है, मतलब कौन से मोटिव के अंदर काम करती है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। ये कितना अमाउंट के ऊपर की जो लोन होती है उसको रिकवर करेंगे, तो 20 लाख या फिर उससे ज्यादा की हो। और मेनली इसको काम कौन सा एक्ट आता है, तो सरफासी एक्ट 2002 काम आता है, जो कि रिकवरी प्रोसीजर को बताता है कि कैसे आपको रिकवरी करनी है। ओके, यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर बताई हुई है। ये देखो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इतना मैं डीपली नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 33 मिनट हो गई है, बट हाँ होता है ये, ठीक है, इसके अंदर पूरी प्रोसीजर बताई गई है। और क्या इसके अंदर कोई कोर्ट्स का इंटरवेंशन होता है, नहीं नहीं होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एट फर्स्ट स्टेज, फिर वो लगातार अपील होती जाती है तो हो सकता है। अभी देखो जैसे डीआरटी है ना, वैसे ही दूसरा होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखो नाम में ही क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे हम किस में फोकस कर रहे हैं, कंपनीज में फोकस करेंगे, बड़ी बड़ी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती है उसमें फोकस करेंगे। मेनली दोनों में अंतर क्या है, एक तो डीआरटी जो है वो इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस को देखती थी, जबकि ये कौन सा है, ये कंपनीज और बड़ी बड़ी एलएलपी को देखती है। फिर दूसरा फर्क क्या जाएगा दोनों के अंदर, ये जो होती है ना वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के कोड, सॉरी, उसकी प्रोसीडिंग्स को देखती है, बट वो कंपनी और एलएलपी भी देखेगी, जबकि इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप्स में देखेगी। और इसका देखो डीआरटी का ना मेन फोकस वही होता है कि रिकवरी करना, डेट की रिकवरी, जबकि एनसीएलटी का मेन फोकस क्या होगा कि रिकवरी तो करना ही करना, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट मैटर्स है उसको सॉल्व करवा देना या फिर उनको
ये वाइड रेंज ऑफ कॉर्पोरेट मैटर्स को कवर करता है, उनको कुछ एडवाइस दे देना एक्सेट्रा। ओके, तो मेन आपको इनका मतलब समझ आ गया, ठीक है ना। और हाँ भाई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई थी, तो ये स्टैब्लिश हुई थी रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। न्यूज में क्यों था, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी कि भाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी है, उसको फिल कीजिए। हमारे यहाँ पे 39 डीआरटी है और उस 39 में से 1/3 जितनी ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, काम ही नहीं कर रही है, तो भाई आप भर्ती कीजिए। ओके, आगे से आप याद रखना डेट डीआरटी और एनसीएलटी दोनों में हल्का फुल्का क्या फर्क है और मेन इसका काम क्या है। फिर भाई न्यूज में था दीपम। देखो दीपम मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना काम क्या होगा, इन्वेस्ट करने का और कैपिटल को मैनेज करने का। ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये गवर्नमेंट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन की, अलग से हमने एक डिपार्टमेंट ही बना के रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल को मैनेज करने का काम करेगा। देख लीजिए, ये लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर का डिपार्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को मैनेज करता है। इसके मेन 3 एरियाज होते हैं, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट करना, दूसरा माइनॉरिटी स्टेक्स को सेल करना और तीसरा कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना बोनस डिविडेंड एसेट्रा में। ओके, न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली दीपम ने इशू की थी रिवाइज कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई भी एंटरप्राइजेस जो काम कर रही है ना, उसको भाई मिनिमम 30% जितना डिविडेंड देना है, या फिर अपना जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है उसके 4% जितना जो भी ज्यादा हो वो उसे दे देना है। पर हाँ, इसमें कौन कौन नहीं आता है, तो भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं आएगी, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आएगी, और इसके साथ जुड़ी हुई कोई कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स भी, ऑल्सो टू द बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो नहीं आएंगे। ओके, इन शॉर्ट क्या था कि डिविडेंड बात हो, आप नहीं दे रहे हो ना, वो चुपचाप दे दो, दैट्स इट, यही न्यूज में था। क्या काम का है, नहीं नहीं काम का है, बट दीपम आपको याद रखना है वो क्या करता है ना, वो जरूरी है। फिर है ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या काम कर रहा है, कि जो भी ग्रीवियंसेस आता है, मतलब कि जो कंप्लेन आती है वो कितनी रिड्रेस होती है, कुछ नहीं, उसको एड्रेस किया जाता है, ठीक से ध्यान दिया जाता है, दैट्स इट। इसको कौन कॉन्सेप्चुलाइज किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ओके, और ये किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू बनाया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी की, पार्लियामेंट कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। इसके अंदर 4 डायमेंशंस है, एक तो एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ओके, मेनली इसको किसने इसमें टॉप किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने टॉप किया है, जिसको दूसरे नंबर पे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग एज ग्रुप ए। ओके ठीक है, मेनली अपने बस नाम याद रखना है कि ग्रीवेंस असेसमेंट इंडेक्स है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट लॉन्च करता है, दैट्स इट। मेन फोकस क्या है कि कितने ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा रहा है। ओके, फिर है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। ये भाई इंडेक्स निकल रहा है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो 23rd इंडिया की रैंक आई है, ग्रेट। इसका भाई मतलब क्या होता है कि ये मेन जो 30 इकोनॉमीज है ना, उसको ये देखता है कि वो ग्लोबली कितना ग्लोबल ट्रेड में, ग्रोथ में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, सोशल डेवलपमेंट में काम कर रही है अक्रॉस 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। ओके, इसमें वो मेन देखते क्या है कि कोई 2 कंट्री अगर काम कर रही है, उसका ट्रेड दोनों के लिए फायदेमंद है या नहीं है, वाइल बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो कितना सस्टेनेबल है, आप कोई किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हो ना, एनवायरमेंट को या फिर सोसाइटी को एक्सेट्रा। और इसी में इंडिया की रैंक आई है 23rd। बेस्ट परफॉर्मर कौन रहे, तो न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स में डाल लीजिए। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, बट हाँ आप इसको कहीं पे कोट कर दोगे ना, तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएगा कि सस्टेनेबल ट्रेड में हम 23rd आते हैं। फिर है बुद्धास रेलिक्स, ये हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा था, फिर से देख रहे हैं कि रामग्राम के अंदर एक्सकवेशन शुरू हो गया है बाय एएसआई टू डिस्कवर बुद्धास 8th रेलिक। तो देखिए, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है एट द एज ऑफ 80, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तब उनकी जो एशिश होती है, उनके जो रेलिक्स होते हैं, उनको 8 भागों में बेचा जाता है, मतलब सबसे पहले बांटा जाता है। सबसे पहले इनको कलेक्ट किसने किया था, तो मलाज ऑफ कुशीनगर ने किया था। फिर उनको 8 भागों में बांटा गया, मतलब उस वक्त के जो जो छोटे मोटे रजवाड़े थे, जैसे कि लिच्छवी थे वैशाली से, वैशाली जगह है, कपिल वस्तु के थे शाक्याज, अलकप्पा के थे बुलीज, रामग्राम के थे कोलियाज,
वेथदीपा के थे ब्राह्मणास, और कुशीनगर और पावा से थे मल्लास, और हाँ सबसे बड़े मगध के थे अजात शत्रु। उन सब ने इनके रेलिक्स को बांट लिया कि हाँ भाई थोड़े तेरे, थोड़े थोड़े, थोड़े तेरे। ओके, रेलिक्स तो बांट ही लिए। फिर जिस कटोरे में, मतलब जो घड़ा जैसा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर रेलिक्स को रखा गया था, उसको भी अलग से दो, उसको भी बांटा गया, एक राजगृह में और फिर पीपल वन में। मतलब कि रेलिक्स को 8 भागों में बांटा गया, और जिस पात्र में वो रखा गया था उसको भी 2 में बांटा गया, राजगृह और पीपल वन में। ओके, और वही बांटा क्यों गया कि भाई ये बहुत सेक्रेट है, ये बहुत अच्छे है, इसलिए सबको चाहिए था, तो इसलिए बांटा गया। और फिर आगे जाके होता क्या है कि अशोक आके आते हैं और वो पहली बार शुरू करते हैं इन रेलिक्स के ऊपर बुद्धा के स्तूपा को बनाना। दैट्स इट, ठीक है, ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी बुद्धा के रेलिक्स के साथ जुड़ी हुई। और वही रिसेंटली न्यूज में था कि हमने जो ये राम ग्राम है कोलियज का जो था, वहां पे शुरू किया है एक्सकेवेशन। दैट्स इट। चलिए अभी आगे देखते हैं। GSAT-N2, ये GSAT-N2 इंडिया की सैटेलाइट है, और इसको अभी अभी हमने लॉन्च किया है बाई स्पेसएक्स फाल्कन 9। मतलब कि जो स्पेसएक्स कंपनी है अमेरिका की, उससे उसके व्हीकल फाल्कन 9 के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया है। भाई हमने खुद का व्हीकल क्यों नहीं लॉन्च किया, मतलब खुद के व्हीकल से क्यों नहीं लॉन्च किया? तो हमारा व्हीकल सबसे अच्छा जो है वो है LVM-3, और वो ज्यादा से ज्यादा 4000 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है, जो कि ये GSAT के वजन से कम है। मतलब GSAT-N2 का वजन इससे भी ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने फाल्कन 9 को बोल दिया, स्पेसएक्स को बोल दिया, अमेरिकन कंपनी को, कि भाई आप लॉन्च करके दे दो। तो बस अभी अभी हमने लॉन्च किया, इसलिए न्यूज में था। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसकी? NSIL की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और जो NSIL है वो क्या है? ये कमर्शियल आर्म है इसरो की। ओके, और ये जो सैटेलाइट है वो हमने कहाँ पे लॉन्च की है? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च की है। 14 साल तक ये घूमेगी, और इसका वजन अराउंड 4700 केजी के आसपास है। और देखो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है, अगर ये आपको देखना है तो आप ना 23 अक्टूबर का वीडियो देख लीजिए। हमने इतने अच्छे से सारे के सारे ऑर्बिट को सब कुछ बताया हुआ है जितना आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और इवन शायद कोई वीडियो भी नहीं है अवेलेबल ऑनलाइन। तो आपको देखना ही चाहिए 23 अक्टूबर का वीडियो, कि ऑर्बिट के टाइप्स हमने सारे बताए हुए हैं। अभी इस सैटेलाइट से फायदा क्या होगा? तो हमारी ब्रॉडबैंड सर्विस अच्छी हो जाएगी, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इवन ये अंडमान निकोबार के जो रिमोट एरियाज है वहां पे भी ये टावर पहुंचा देगा। दैट्स इट। और हाँ, इसको आप रिमूव कर देना, ये मत याद रखना, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा है, GTO में हमने इसको अपलोड किया हुआ है। चलिए आखिरी न्यूज देख लेते हैं। आखिरी न्यूज है लाला लजपत राय के ऊपर, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता था। रिसेंटली इनकी 96th डेथ एनिवर्सरी थी, इनके लिए न्यूज में थे। ये भाई पंजाब से थे और उनके लॉयर बने थे, और इन्होंने को फाउंड किया था हिसार बार काउंसिल को। ये भाई फेमस किस लिए थे? तो ट्रायो इनका फेमस था, लाल बाल पाल का ट्रायो, इसलिए आप इनको जानती हो। साथ ही ना इनके साथ एक चौथे व्यक्ति भी रहते थे, अरविंदो घोष, बट इनका ट्रायो ज्यादा फेमस है। इन्होंने भाई इस्टेब्लिश किया था, सॉरी शुरू किया था जर्नल द पीपल। फिर साथ ही ये कंट्रीब्यूट करते थे इन ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के अंदर। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि मजीनी, गरीब लवली, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर वही उन्होंने हेल्प की थी महात्मा हंसराज की टू इस्टेब्लिश नेशनलिस्टिक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एट लाहौर। फिर उन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी इन 1921, और इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, पता है कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो होलिस्टिकली याद रखिए। फिर ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920। इस सेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इसी सेशन के अंदर पास हुआ था। और फिर आगे जाके जो दिसंबर के अंदर सेशन होता है ना, जिसको हेड करते हैं विजय राघवाचारी, उनके दौरान ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब साइमन कमीशन विजिट किए थे इन लाहौर, तब नॉन वायलेंट मार्च हुई थी प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, और उन्हीं के दौरान उनको हेड में इंजरीज लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सब आपको पता है, बहुत ही फेमस किस्से हैं। मेनली आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो इनके जो न्यूज़पेपर और जर्नल है, मजीनी और ट्रिब्यून, उसको आप याद रखिए। मजीनी क्या? द पीपल और ट्रिब्यून। फिर इनकी बुक्स है मजीनी, शिवाजी, स्वामी दयानंद। फिर ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इस्टेब्लिश करने में लाहौर में ये हेल्प किए थे महात्मा हंसराज की, उसको याद रखिए।
फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, साथ ही साथ इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी इन्होंने फाउंड की थी। ओके, और इनका इंपॉर्टेंट सेशन भी इतना जो है ना वो आपको रट्टा मार लेना, याद रखना ही है। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और मैंने जो आपको नीचे क्वेश्चन दिया उसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, मेंस के क्वेश्चन को। देखिए, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या है पीडीएस सिस्टम के अंदर इन इंडिया, पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, और कैसे हम इसको मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो मेन आपको एड्रेस क्या करना है, एक तो चैलेंजेस एड्रेस करने हैं, और दूसरे रिकमेंडेशन देने हैं कि कैसे इस चैलेंजेस को टैकल करके हम पीडीएफ सिस्टम को इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। सिंपल दो ही चीजों को आपको इसके अंदर टैकल करना है। ग्रेट। तो सबसे पहला हमारा चीज क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो पीडीएफ सिस्टम क्या है उसको थोड़ा सा बता दें। तो आपका ये एक डायमेंशन हो गया। फिर उसके चैलेंजेस अगर पूछे गए, डायरेक्टली पूछा गया है, तो आप चैलेंजेस लिख दीजिए, और फिर एट लास्ट आप उसके रिकमेंडेशन लिख दीजिए कि क्या करना चाहिए, और कंक्लूजन दे दीजिए। दैट्स इट। यही आपका होना चाहिए स्ट्रक्चर। और देखिए यही मैंने किया हुआ है। ये देखिए मेरा आंसर है, कोई मॉडल आंसर नहीं है। हो सकता है कि आपका आंसर इससे डिफरेंस हो और कोई और लिखे तो उसका आंसर इससे भी अलग हो। ठीक है? ये मेरा आंसर है, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा इनसाइट्स मिल पाए। भले ही मैंने गलत लिखा हो तो मैं खुद की भी गलती बताऊँगा। सबसे पहले जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, ये छोटा नहीं बाजू में ही लिखना चाहिए। वो वर्ड्स लार्जेस्ट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है इंडिया का, जिसका एम क्या है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना। ये आप नहीं भी लिखते ना तो चलता, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, बट लिखे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर भी लिख दीजिए कि मेजर चैलेंजेस कौन-कौन से हैं। आप चाहो तो आप कंटीन्यूअस लाइन में भी लिख सकते हो, या फिर उसके कुछ अच्छी बात लिख के भी लिख सकते हो। चलिए मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। और देखो कोई भी आप लिखो ना, अंडरलाइन कैसे करनी है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको ही अंडरलाइन करो, सब कुछ अंडरलाइन मत करते रहो। ये देखो ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, नीचे ही चलो आएँगे। इधर सिर्फ क्या अंडरलाइन किया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सब्सिडाइज्ड फूड गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर वही चैलेंजेस जिसको आपको बॉक्स में ही बनाना है ताकि पता चले कि हाँ भाई, एक डायमेंशन आपने कवर कर लिया है और दूसरा बाजू वाले पेज पे कवर कर लिया है। ओके। सबसे पहला बात क्या है, तो भाई पीडीएस के अंदर लीकेजेस होते हैं और डाइवर्जंस ऑफ फंड और ग्रेन्स होता है। उसका एग्जांपल मैंने दे दिया कि 28% जितने ग्रेन्स जो हैं वो कभी भी बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये डेटा मैंने कहाँ से उठाया, तो कल जो हमने विजन में डिस्कस किया था ना, ये उसी का डेटा है। ठीक है, विजन वाला डेटा है। और ये जो रिपोर्ट आई थी आईसीईआर की, उसका डेटा है। मैंने रिपोर्ट का नाम नहीं लिखा क्योंकि मुझे याद नहीं था, बट फाइन है, ऐसे ही लिख दीजिए। फिर दूसरा, जो भी ग्रेन्स आते हैं उसमें स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास कम होती है। तो भाई वो भी मैंने लिख दिया कि भाई इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी। देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये ज़रूरी पॉइंट नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीएजी की रिपोर्ट है ये। तो जो एग्ज़ामिनर आपका देखेगा ना, वो क्या देखेगा कि आपने हाइलाइट क्या किया है, सीएजी की रिपोर्ट। तो उधर उसकी नज़र जाएगी। और आप खुद बताइए आपको किससे मार्क्स मिलने वाले हैं? सीएजी की रिपोर्ट को कोट करके मिलेंगे, या फिर ये इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी को कोट करके? सीएजी की रिपोर्ट, राइट? तो उसको हाइलाइट कीजिए। फिर तीसरा है फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर 2 लाख करोड़ तक का, उसको मैंने लिख दिया। और एट लास्ट मैंने लिख दिया कि भाई एक्सक्लूजन एंड और इंक्लूजन के एरर्स भी हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर। अभी देखो यही भी आपको सीखना है कि कौन-सी चीज़ें हाइलाइट करना। अभी देखो इन दोनों के पास मेरी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई कमिटी का डेटा नहीं है, तो मैंने क्या हाइलाइट किया? पॉइंट को हाइलाइट किया कि फाइनेंशियल बर्डन 2 लाख करोड़ और इश्यूज इन आइडेंटिफिकेशन, इतना काफ़ी है। 4 पॉइंट मैंने बुरे लिखे हैं, तो 4 पॉइंट मैं अच्छे लिखूँगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? यही आपका रेशियो होना चाहिए कि 3 अच्छे, 3 बुरे, 5 अच्छे, 5 बुरे। अभी भी रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहले तो प्रॉपर बॉक्स में वेज़ टू मेक पीडीएफ इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। सबसे पहला कंप्यूटराइज़ेशन करना है। उसमें भी मैंने क्या रिपोर्ट में हाइलाइट क्या किया है? तो जस्टिस वाधवा कमिटी की रिपोर्ट है, उसके थ्रू हाइलाइट करना है। तो देखो वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई, बंदे को ये चीज़ पता है। फिर देखो ये पहला क्या था, डाइवर्जन, तो उसी को मैंने एड्रेस कर दिया। डाइवर्जन कैसे टैकल होगा, तो कंप्यूटराइजेशन के थ्रू। दूसरा क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी को हमें कम थी, तो हमने वही बोला कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए, इम्प्रूव स्टोरेज कैपेसिटी। कौन बोला है, तो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है। अगेन मैंने रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, पॉइंट को नहीं, और आपको यही करना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो ऑलरेडी आईएएस है, उन्होंने मुझको ये बोला था कि भाई आप पॉइंट्स को हाईलाइट मत कीजिए, बल्कि उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है, कमिटी की नेम है, उसको हाईलाइट कीजिए। फिर फाइनेंशियल बर्डन, तो मैंने भाई उसी को हाईलाइट किया है इन 2 पॉइंट में
कि फाइनेंशियल बर्डन कैसे कम हो सकता है, तो यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए जैसे तमिलनाडु ने किया हुआ है, अगेन हाईलाइटेड तमिलनाडु। और फिर आप रिड्यूस कर दीजिए बेनिफिशियरीज के नंबर को टू बॉटम 40%, ताकि ऑलरेडी पीपल कम हो जाएंगे तो आपका जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और एट लास्ट मैंने कंक्लूड किया है कि हालांकि कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमने कंक्लूड भी पॉजिटिव वे में किया है कि हालांकि पीडीएस अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि पेंडेमिक में किया उन्होंने। कोविड-19 का तब पीडीएस के थ्रू ही बहुत सारे गरीबों को अनाज मिला है, ठीक है? तो वही हुआ है। बट फिर भी हमें चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ, दैट्स इट। आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो कि हमें और अच्छे से काम करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ज़ीरो हंगर और गुड हेल्थ को अप्रोच कर पाएँ। तो ये आपका एक पॉइंट हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है कि हम अच्छा तो काम कर रहे हैं बट फिर भी हमें अपडेट होने की और अपग्रेड होने की नीड है, ताकि हम करंट के जो चैलेंजेस है उसको टैकल कर पाएँ। ये भी आपकी पॉजिटिव साइड होगी। बट इन शॉर्ट आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आपका कंक्लूजन हो ना, वो जितना पॉजिटिव हो सके उतना अच्छा है। मैंने आपको 2 सेकंड में 3-4 कंक्लूजन बता दिए हैं, ठीक है? और अगर आपको कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो आपको कंक्लूजन का रट्टा मार लेना है। बाकी कोई रास्ता नहीं है। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी टैकल कर सकते थे। कैसे? जैसे हम वो डिफरेंसेस लिखते हैं ना, उस तरीके से टैकल कीजिए कि ये आपने लिखा चैलेंजेस, जैसे कि भई फंड डाइवर्जन होता है या फिर ग्रेन डाइवर्जन होता है, और उसके सामने ही लिख दीजिए ऐसे कि भई आप इसमें क्या करोगे, तो कंप्यूटराइजेशन कीजिए एज़ हाइलाइटेड बाय वाधवा कमिटी। फिर दूसरा कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उसके सामने आप क्या लिख दोगे कि शांता कुमार ने बताया कि स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव कर दीजिए। तो यही एक क्वेश्चन की अलग-अलग अप्रोच हो सकती है। मुझे ये बेस्ट लगी तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है? आपकी कोई भी अलग हो सकती है या फिर किसी और की कोई भी हो सकती है। और मैं कोशिश करूँगा आपसे मैं जो भी क्वेश्चन दूँ ना, उसका मॉडल आंसर मैं साथ में ही डिस्कस कर लूँ या फिर आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँ। अगर वीडियो बड़ी हो और डिस्कस ना कर पाऊँ, तो आपको प्रोवाइड कर दूँ। और कोई आपके एंड से कोई सजेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? तो इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।